एससी एसटी के सरकारी फंड पर मुख्यमंत्री फडणवीस की डकैती, लाडली बहन योजना में किया परिवर्तित, सड़कों पर उतरेगी बसपा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस देश में भारतीय संविधान के मुताबिक सरकारों को ये आदेश दिया जाता है कि एससी एसटी मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति के जन कल्याण के लिए एक फंड देश के पूरे बजट में निर्धारित होता है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनके पूरे के पूरे संपूर्ण विकास के नजरिए से उस फंड को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात करेंगे अगर महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की, फडणवीस की जो सरकार चल रही है, इसने इस फंड का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, इसको लेकर लगातार चर्चाएं है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मसले पर क्या कुछ कहा गया है, आखिर इस एससी एसटी का फंड का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कैसे उपयोग में लाया है, वो तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। तो इंजीनियर रामजी गौतम इनकी प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि देश में लंबे अरसे से एससी एसटी को शिक्षा, रोजगार और तमाम सुविधाओं से वंचित रखा गया। आज भी सरकारें इनकी तरक्की को लेकर जरा भी गंभीर नहीं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। इनके विकास के पैसे को भी सरकारें इन पर ना खर्च करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए डाइवर्ट कर रही है। एक खबर की कटिंग को साझा करते हुए इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तकरीबन 746 करोड़ का जो फंड है वो एससी एसटी का फंड लाड़की बहन योजना में परिवर्तित किया गया है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हो या फिर हो विधानसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव में इस लाड़की बहन योजना को बड़े पैमाने पर चुनावी मुद्दा बनाकर वोटों को बटोरने का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बड़े पैमाने पर किया। और इसी मसले को लेकर यह प्रतिक्रिया है कि आखिर इस लाडली बहन योजना के नजरिए से 1500 रुपए देने का काम जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया गया, और बाकी बात करेंगे कांग्रेस की, तो 2100 रुपए देने की बात लगातार कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र के जरिए कर रही थी। आपने देखा कि एक ऐसी लाडली बहन योजना देखने को मिली जो कि समय से पहले ही लाडली बहन योजना के तौर पर खातों में पैसे आना शुरू हो चुके थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का यह सबसे गंभीर और बड़ा मुद्दा जिस तरीके से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया गया, और यह कहा जा सकता है कि इसी मुद्दे पर उन्हें बड़ी जीत भी मिली। लेकिन इस फंड को, इस पैसे को इस्तेमाल कहने के किया गया है वो एससी एसटी के फंड को परिवर्तित करके ही ये तमाम तरीके के लाड़की बहन योजना के नजरिए से बंटवारा जो किया गया है, पैसों का जो आवंटन किया गया है, वो इसी मुताबिक है। तो इस मसले पर रामजी गौतम, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एससी एसटी को शिक्षा और रोजगार तमाम सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए एससी एसटी का फंड जो है जिस तरीके से दिया जाता है, उन सरकारों ने उनके तरक्की के लिए ये इस्तेमाल न कर कर अपने राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करने के लिए किया है, जिसमें कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, और इनके विकास के लिए, मतलब एससी एसटी के विकास के लिए पैसों को सरकार को इन पर और इनके जीवन पर किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना कर कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक तौर पर अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए कैसे एससी एसटी के फंड को लाडली बहन योजना के मुताबिक डाइवर्ट किया जाए, इसका एक भली भांति इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया है कि इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी की मानसिकता को समझकर ही माननीय कांशीराम साहब ने बीएसपी बनाई, ताकि इन कमजोर वर्गों का हर स्तर से विकास किया जा सके। और इसके लिए राजनीतिक सत्ता को भी चाबी अपने हाथों में लेना जरूरी है। इसके लिए इन वंचित समाज में राजनीतिक ताकत की आवश्यकता को घर घर तक पहुंचाने के लिए काम किया, और एक नारा भी दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। शुरुआत से ही माननीय कांशीराम साहब और बहन जी ने इन वंचित समाज की हर स्तर पर हिस्सेदारी की बात की, एक और क्रांतिकारी नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। इन नारों से देश में वंचित समाज में एक नई चेतना और क्रांति का आगाज हुआ और हम सत्ता में काबिज हुए, जिसमें
बहन जी ने समस्त बहुजन समाज का विकास किया और साथ ही आज भी हम सभी को एकजुट होकर फिर से सत्ता हाथों में लेनी होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बीएसपी। अपनी दूसरी प्रतिक्रिया में ये बात फिर एक बार नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से लगातार सत्ता के आधार पर अनेकों प्रकार की साजिश षड्यंत्र जो होती है, उन तमाम षड्यंत्रों को माननीय कांशीराम साहब ने समझा और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और खासतौर पर जो कमजोर वंचित वर्ग थे उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि वो भी शासन सत्ता में आकर अपनी तमाम समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। उनको राजनीतिक खासतौर पर राजनीति की जो गुरु किल्ली है जो सभी समस्याओं का निवारण कर सकती है, वो कहने के राजनीति की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी होगी, तब जाके ही उनके जीवन में आमूलचूर परिवर्तन होगा। और इसी मुताबिक माननीय कांशीराम साहब ने फुले शाह बाबा साहब तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया और साथ ही उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इस देश के अंदर 90% जो आबादी है वो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक में से बात करेंगे मुस्लिम तबके की सबसे अधिक पैमाने पर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाला जो बहुजन समाज है, उसके बाद में भी इसी बहुजन समाज की सबसे ज्यादा समस्या है। लेकिन 10% जो समाज इस देश के अंदर रहता है, जो सवर्ण तबका है, उसकी समस्या नहीं होने के बावजूद भी लगातार वो सत्ता में बरकरार दिखाई देता है। ऐसे में अगर बहुजन समाज जो समस्याओं से घिरा हुआ है उसको अपनी समस्याओं का निवारण करना है तो निश्चित ही इस राजनीतिक ताकत को अपने हाथों में लेकर अपनी तकलीफों का ही कहने की उसे खुद ही जो सॉल्यूशन करना होगा, तब जाके ही उसकी समस्या का निवारण हो पाएगा। और इसीलिए वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नारा माननीय कांशीराम साहब ने दिया। और शुरुआत में माननीय कांशीराम साहब और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के जरिए इस नारे के मद्देनजर तमाम बहुजन समाज के अंदर बड़े पैमाने पर जागृति पैदा की। और इसके साथ साथ और एक नारा लगाया गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के अंदर संख्या के मुताबिक जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी। तमाम इस देश के साधन संपत्ति का अधिकार है और उसी हिसाब से वो आवंटन बंटवारा उसे होना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिलता है इस देश की 10% जो आबादी है जिसमें सवर्ण तबका आता है, इसके पास ही 90% इस देश के तमाम संपत्ति पर वर्चस्व दिखाई देता है। और लेकिन इन तमाम नारों के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत को निर्माण किया और जिसका फलस्वरूप यह परिणाम देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार अपनी सरकार बनाकर दिखाई। और इसके बाद यह परिवर्तन देखने को मिला कि बहुजन समाज जो काफी ज्यादा समस्याओं से घिरा हुआ था, उसकी तमाम समस्याओं का निवारण धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दिया। और इतना ही नहीं तो अपनी ऐतिहासिक विरासतों को भी निर्माण करने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ है। तो ये तमाम चीजें वो थी कि सत्ता में काबिज होने के बाद में किस तरीके से बहुजन समाज ने अपनी समस्याओं को खत्म किया, यहाँ तक कि अपनी विरासतों को भी निर्माण किया। और इसीलिए समस्त बहुजन समाज का अगर विकास करना हो तो फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से एकजुट होकर सत्ता को अपने हाथों में लेना होगा, तब जाके लगातार जो सरकारें काम कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र की अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, इन तमाम सरकारों के जरिए खासतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के फंड को, सरकारी फंड को कैसे लाडली बहन और तमाम तरीके की योजनाओं में परिवर्तित करने का काम किया जाता है और SC/ST के हाथों में कुछ भी नहीं मिलता। और इसी मसले को लेकर बता दें कि नागपुर में बहुजन समाज पार्टी के जरिए कलेक्टर जो है इन्हें ज्ञापन सौंपा गया है और इस पूरे के पूरे हो रहे हुए षड्यंत्र को उजागर करने का काम भी बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आपको बता दूं कि 8 मार्च को महाराष्ट्र राज्य ने तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो घोषित किया था। और इस बजट में तकरीबन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 22,000 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के लिए और बाकी बचा 21,000 करोड़ रुपया अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन इस मुताबिक अगर बात करेंगे कि प्रत्येक बजट के 3% जो है वो हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए खर्च करना है। भारतीय संविधान के मुताबिक यही दिशा निर्देश देखने को मिलते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जब बात आती है तो 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 9%, इस मुताबिक पैसा
खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा न करते हुए जो देश के अंदर खास तौर पर महाराष्ट्र में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इन सरकारों ने अपने मनुवादी, जातिवादी और सांप्रदायिक नीति नियमों को अमल में लाने के नजरिए से इस पूरे के पूरे आवंटित हुए बजट को तकरीबन 50% की जो खर्च होना चाहिए, ये न करते हुए अन्य तमाम योजनाओं में परिवर्तित करने का काम किया है, जिसकी बड़ी खबर जो आज आपने देखी है, जिसको हमने साझा करने का काम किया है। तो कैसे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और इनकी सरकार के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इस फंड पर बड़े पैमाने पर जो डकैती की गई है, और इसी फंड के आधार पर जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अनेकों प्रकार के जुमले देकर अपने सत्ता में जो वापसी करी है, और ये वापसी के आधार पर जो खास तौर पर चुनाव के दौरान ये कह सकते हैं कि योजना के मुताबिक आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने की बात, लेकिन असल में वही SC/ST को कमजोर करने के लिए लाई गई योजना थी, जिसका खुलासा अब बहुजन समाज पार्टी का राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम के जरिए किया गया है। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो सड़कों उतरेगी और एक बड़ा तीव्र आंदोलन करेगी, इसका भी आगाज कर दिया गया है। पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।